गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट पार्ट। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उसे तैयार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि या तो आप अपने स्कूल कंपाउंड में या फिर ओपन प्लेस में आप इसे बना सकते हैं। तो जहाँ भी आपको लगे, आपके वर्क करने में कोई भी आपको दिक्कत ना हो, उस वर्क को आप उस जगह को या प्लेस को आप चूज़ कर सकते हैं। एक ऐसे स्थान को या ऐसे प्लेस को जहाँ पर 1 मीटर्स डीप पीट विद द हेल्प ऑफ योर एनवायरनमेंट क्लब स्टूडेंट और योर फ्रेंड्स। तो आप 1 मीटर लंबा चौड़ा गड्ढा खोद सकते हैं अपने एनवायरनमेंट क्लब स्टूडेंट्स की मदद लेकर। फिल द पीट 30 सेंटीमीटर विथ गार्बेज एज पर पीसेस, ब्रोकन ट्रिंक्स, ड्राई लीव्स, वेजिटेबल, फ्रूट स्किन्स, कैटल डग। और आप क्या कर सकते हैं, आसपास के कचरे जो भी गार्बेज है, कागज़ के टुकड़े हैं, पेड़ पौधों की टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, फलों के छिलके हैं, पशुओं के गोबर हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो आप गड्ढे में डाल दीजिए। लगभग 30 सेंटीमीटर्स ऊंचाई तक भर लीजिए। नाउ स्प्रे मिक्सचर ऑफ डग, सॉइल एंड वाटर ओवर दिस। अब क्या कीजिए, स्प्रे कीजिए डग, सॉइल एंड वाटर का एक छिड़काव कीजिए, घोल डालिए। अब इसके ऊपर फिर से वैसे जैसे आपने 30 सेंटीमीटर तक वेजिटेबल, स्किन, कैटल डग, ड्राई लीव्स, ब्रोकन ट्रिंक्स डाले थे, वैसे फिर से आप उसे भरना शुरू कर दीजिए। फिर आखिरी में क्या कीजिए, गोबर मिट्टी के घोल से उसे क्या कीजिए, पैक कर दीजिए। लगभग गड्ढा आपका 50 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ना भर जाए तब तक ये वर्क आपको करना है। इस ढेर को गीली मिट्टी से ढक देते हैं। ऊपर आप जो गीली करके मिट्टी को ऊपर से लेप कर दीजिए। 3-4 महीने के बाद जब आप आएंगे तो गड्ढा क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, अंदर धंस जाएगा और इसके अंदर के सभी पदार्थ क्या हो जाएंगे, ब्लैक ब्राउन कलर के हो जाएंगे। यही जो बना हुआ जो भी मैन्योर है, दिस इज़ कंपोस्ट, यू कैन यूज़ एज मैन्योर। और यही कंपोस्ट है और इसका यूज़ आप अपने कहाँ कर सकते हैं, गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। अपने स्कूल को भी आप इस तरीके का कंपोस्ट खाद बना के साफ़ रख सकते हैं। जो भी कचरा निकल रहा है उसे एक कंपोस्ट पीट में डाल के कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं, कंपोस्ट मैन्योर तैयार कर सकते हैं। ओके, वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी मीन्स क्या होता है, वर्म कास्टिंग क्या होता है, केचुआ खाद। केचुआ का जो खाद होता है उसे हम बोलते हैं वर्म कास्टिंग। For quicker composting of organic matter, earthworms are used. Earthworms eat the decomposing organic matter and their worm casting are rich in nutrients. This is known as vermicompost. This has nitrogen, phosphorus and potassium etc. nutrient in sufficient quantity. Earthworm remove garbage from the environment and help to keep the environment clean. It also provide manure. In this way, earthworms are useful to mean being environment friendly and farmers friendly. जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जो भी जैव अवशिष्ट होते हैं, उनको शीघ्रता से क्या किया जाता है, डिकम्पोजिंग का वर्क कौन कर सकते हैं, केचुए का यूज़ किया जाता है इनको डिकम्पोज करने के लिए। केचुए मिट्टी में उपस्थित जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको खाते हैं और क्या करते हैं, अपने मल के द्वारा उन्हें जैविक खाद के रूप में निकालते हैं। इन्हें वर्मी कंपोस्ट कहते हैं या अर्थवॉर्म मैन्योर भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसीलिए जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, वे फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं या इन्वायरमेंट फ्रेंड कहलाते हैं। पर्यावरण के मित्र होते हैं, कृषि मित्र होते हैं जो जैविक खाद उपलब्ध कराते हैं। 4th है उर्वरक।
means fertilizers. Some nutrient as nitrogens, phosphorus and potassium in the soil enriched by the farmer by adding chemical. These are called fertilizers. Fertilizers means होता है उर्वरक. भूमि में कुछ विशेष पोषक तत्व जैसे सम न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम. इसके पूर्ति के लिए भूमि में इसकी पूर्ति के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, केमिकल को ऐड किया जाता है. इसे ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज़र्स कहते हैं. कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे फर्स्ट है नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइज़र्स, सेकेंड है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, थर्ड है पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स. ओके, नाइट्रोजनी फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं? नहीं, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को. यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजनी फर्टिलाइज़र्स होते हैं. ये पत्तियों वाले फसलें जैसे कैबेज, स्पिनच आदि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. इनके प्रयोग से प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है बहुत फास्ट हो जाती है. फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, इनमें पौधों को फास्फोरस तत्व की पूर्ति होती है. ठीक है, इनके उपयोग से जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं और स्टेम होते हैं वो मजबूत होते हैं. देयर आर नेसेसरी फॉर लेग्यूम क्रॉप्स, मतलब ये दलहन के लिए आवश्यक होता है. कैल्शियम सल्फर फॉस्फेट इज़ फॉस्फोरिक फर्टिलाइज़र. कैल्शियम सल्फर सुपर फॉस्फेट एक प्रकार का फॉस्फेटी फर्टिलाइज़र है. पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स, ये पौधे को, प्लांट्स को पोटेशियम प्रोवाइड कराते हैं. ये कंद वाली, मतलब बेनिफिटली टू रूट क्रॉप्स, जो कंद वाले हैं, कांदे वाली जो फसलें हैं उसके लिए लाभदायक होती हैं. पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स मिलता है. ओके, देन नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन. व्हेन द सेम टाइप of crop is grown again and again, then the fertility of the soil decreases. To maintain the fertility of the soil, different type of crops must be sown one after other. Usually a legume crops is sown after a grain crop, which help in retaining the nitrogen in the soil. एक ही फसल को बार बार बोने के लिए, एक ही क्रॉप मीन्स फसल को बार बार बोने के लिए हमें भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना चाहिए. क्योंकि जो फसलें हैं, हम लगातार उसे बार बार वही फसल लेकर ग्रो करें, उगाएं, तो उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है, फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है. इसको बनाए रखने के लिए, इसके उपजाऊ फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें फसलों को, क्रॉप्स को बदल कर बोना चाहिए. प्रायः अनाज की फसलों के बाद दलहन की फसलें बोई जाती हैं. ओके, ग्रेन क्रॉप के बाद किसकी फसल ली जाती है? लेग्यूम क्रॉप की फसलें ली जाती हैं. अंतर्वर्तीय फसलें मीन्स मिक्स क्रॉपिंग क्या है? When two or more different crops are grown together in the same field, it is called mixed cropping. When two or more different crops are grown in definite row, it is called intercropping. एक ही समय में एक ही स्थान पर एक से अधिक फसलों को बोना या क्रॉप्स को ग्रो करना, उगाना ही क्या कहलाता है? मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है. जब विभिन्न फसलों को अलग अलग कतारों में या अलग अलग लाइन्स में आप वो करते हैं, उगाते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं. एग्जाम्पल में
देख लेंगे, वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। सेकंड है ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। ये दोनों ही अलग क्रॉप्स हैं, अलग फसलें हैं, लेकिन दोनों को साथ में लिया जा रहा है। 13.3.6 इरिगेशन। What means irrigation? The watering of crops is necessary at regular intervals. The process of providing water to the plants artificially is known as irrigation. With the water from irrigation, the plants perform the activity of absorption of minerals, photosynthesis, and other biological functions. The amount of irrigation depends upon the type of soil and the requirement of water by the grown crops. The summer season crops kharif need more water. You must have seen the paddy filled with water right from the plantation of seedling to harvesting of the crop. Whereas the winter season crop rabi do not need much water. तो जो इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए ज़रूरत क्या होती है, किसकी ज़रूरत होती है? रेगुलर पानी देने की ज़रूरत होती है। पौधों को कृत्रिम रूप से पानी की आपूर्ति करने की विधि को ही सिंचाई कहते हैं। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पानी गिरे, बारिश हो, तो हमें इरिगेशन आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से उसे पानी दिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इरिगेशन मीन्स सिंचाई। सिंचाई से प्राप्त जल द्वारा पौधे मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस और अपनी अदर बायोलॉजिकल जो भी वर्क है, उनकी जैविक क्रियाएं हैं, वो कंप्लीट करते हैं। खेतों की सिंचाई की मात्रा मिट्टी के प्रकार तथा उगाई जाने वाली फसलों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे समर सीज़न में, गर्मियों के समय में खरीफ फसल ली जाती है जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। धान के खेतों में रुपाई के पश्चात फसल पकने तक लगभग पूरे समय पानी भरा होना चाहिए, जबकि रबी फसलों में रबी जो क्रॉप्स होते हैं उसमें पानी की उतनी अधिक मात्रा नहीं चाहिए रहती है, पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? तो आप पता होना चाहिए, इरिगेशन बाय पुले मतलब घिरनी के द्वारा सिंचाई की जा सकती है। इरिगेशन बाय वाटर पंप लगाया जाता है, नलकूप द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है। एंड इरिगेशन बाय वाटर व्हील, तो आप वाटर व्हील के द्वारा भी इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई करने के बहुत सारी सोर्सेस हैं इरिगेशन के। न्यू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, तो इरिगेशन के कुछ न्यू टेक्निक्स हैं जिसके कारण जो पानी है वो बर्बाद नहीं होता। तो आप देख लेंगे जिसमें से पानी की बर्बादी नहीं हो, वेस्ट मत हो, इसलिए हम न्यू टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं सिंचाई के लिए। फर्स्ट है स्प्रिंकलर्स और फाउंटेन मेथड इरिगेशन। स्प्रिंकलर्स एंड फाउंटेन मेथड विधि क्या होती है? इसमें आर्टिफिशियल शॉवर्ड विथ वाटर को आर्टिफिशियली इस तरीके से शॉर्ट किया जाता है, स्प्रिंग किया जाता है। टाइम पे ये पानी की बौछारें जो होती हैं, इसकी बूंदें होती हैं, वो पौधों तक पहुंच जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? इस तरीके से पाइप लगाए जाते हैं फसलों के बीच से, और उसकी जो जड़ें होती हैं, उसके रूट्स होते हैं, उसमें पानी बूंद बूंद करके उस ड्रॉप से ड्रिपर टाइप आप देखे होंगे, ड्रिप वैसे ही बूंद बूंद करके उन फसलों तक पहुंचता है, उन क्रॉप्स तक पहुंचता है। तो ये कब दो तरीके के आप देख लें, विथ स्प्रिंकलर्स, ओके, एंड ड्रिप इरिगेशन। ये दो टाइप के हैं हमारी न्यू टेक्निक्स इरिगेशन के। देन 13.3.7 वेडिंग और वीड कंट्रोल, निंदाई एवं खरपतवार नियंत्रण। द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। खेतों में मुख्य फसलों के साथ उगाने वाले अनावश्यक पौधों को ही हम क्या कहते हैं? खरपतवार या बनबूटा कहते हैं। जंगली झाड़ी जैसे उगाते हैं उसे। तो क्या आप जानते हैं कि जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वो फसल से निकालना क्यों ज़रूरी होता है?
क्यों नेसेसरी क्यों होता है नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप्स? क्योंकि जो वीड्स होते हैं compete with the crops for nutrient, water, space and sunlight, which can hinder proper growth of the crop plant। जो आपकी फसलें होती हैं उनका प्रॉपर क्या नहीं होता, ग्रोथ नहीं हो पाता इन वीड्स की मदद से, क्योंकि ये उनके न्यूट्रिएंट, वाटर, उनका प्लेस, सनलाइट सभी से क्या करते हैं, कॉम्पिटिट करते हैं, उनको भी उसकी ज़रूरत होती है, इसीलिए वे फसलों को बढ़ने नहीं देते और अच्छी गुणवत्ता के और क्रॉप्स नहीं होते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन वीड्स को निकाल देना चाहिए। टूल्स टू कंट्रोल वीड्स, जो खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको हटाने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं। जैसे फर्स्ट है स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, ओके, एंड ट्रॉवल्स मीन्स होता है खुरपी। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उन वीड्स को, उन खरपतवारों को हटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्रॉप्स प्रोटेक्शन, मीन्स फसल का संरक्षण। कैसे हम कर सकते हैं फसल का संरक्षण? जो क्रॉप्स होते हैं, बाहरी जो भी है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं बहुत उसका प्रभाव पड़ता है, होता है। क्या आप बता सकते हैं कि जो क्रॉप्स होते हैं उनको किन से नुकसान हो सकता है, किन से नहीं नुकसान होता है? तो फसलों को सबसे ज़्यादा या क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाते हैं? एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो सूक्ष्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या एल्गी, और जॉइंटली कॉल्ड पेस्ट्स। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पीड़क कहते हैं, मीन्स पेस्ट्स कहते हैं। और उनके कुछ कंट्रोल होते हैं, उनको कंट्रोल करने के कुछ तरीके होते हैं जो आप यहाँ पॉइंट्स में देख सकते हैं। फील्ड कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट grazing by stray and wild animals by making boundaries on fields and fencing them with thorny wires। खेतों के मेड़ में या फील्ड में प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेजिंग स्ट्रे मीन्स क्या किया जाता है, वहाँ पर एक मेड़ बनाकर कटीले तारों का घेरा बनाया जाता है, जिससे कि बाहरी जो भी पशु है या फसल चराई जो होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सेकेंड है scarecrows can be placed in the field to drive away the birds. Even sound of the beating drums can keep them away। जो बर्ड्स होते हैं उनको भगाने के लिए काग भगोड़ा बनाया जाता है, ठीक है, एंड scarecrows, ठीक है, एंड ज़ोर ज़ोर से ढोल की आवाज़ की जाती है, ड्रम्स बजाया जाता है ताकि वहाँ से चिड़िया भाग जाए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एज बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट, रैट्स एंड स्क्वायरल्स कैन बी डन बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। जो बैक्टीरिया होते हैं, आपके फंगी होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, आपके रैट होते हैं, स्क्वायरल होते हैं, ये जितने भी पीड़क होते हैं, पीड़क को क्या बोलते हैं आपको, पेस्ट्स, ओके। ये जितने भी पेट्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, दूर करने के लिए पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। Protection from pests can also be done with the help of some parasites, predators, bacteria and fungus. This is called biological method of pest control. Tracheogramma. Okay, tracheogramma is a parasite which grows on sugarcanes, grams, groundnuts and feeds on the disease causing insects and their larvae. Predator insects coccinella destroys mahu. Predate birds as
Cairns, ducks, and swans play an important role in biological pest control. They feed on the insects on the crops or destroy them. क्या होते हैं जो पेस्ट जो होते हैं, जो कुछ विनाशकारी परजीवी जो होते हैं, परभक्षी जो होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, उनके द्वारा भी होता है। यह विधि जैविक नियंत्रण कहलाती है। ट्राइकोग्रामा नामक जो आपका पैरासाइट है, परजीवी मीन्स पैरासाइट है, वो गन्ने में, शुगर केन में, ग्राम में, ग्राउंड नट में क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं और इनके लार्वा को क्या कर सकते हैं, फैलाने वाले पतंगों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। कुछ परभक्षी कॉक्सिनेला कीट जैसे माहू को नष्ट किया जाता है। परभक्षी कॉक्सिनेला कीट द्वारा माहू को नष्ट किया जाता है। परभक्षी पक्षियों जैसे बगुला, बत्तख, सारस तथा जैविक कीट नियंत्रण में बहुत मददगार होते हैं। ये फसलों के कीटों को खाकर इसे ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। Before sowing, the land must be tilled properly such that the bearing eggs and larvae of the harmful insect may be exposed to the sun and be destroyed. बुआई के पहले या सोइंग के पहले, ठीक है, खेत की जुताई अच्छे से करना चाहिए ताकि मिट्टी में दबे हानिकारक कीटों के अंडे, लार्वा आदि में धूप लगने से समाप्त हो जाए। ठीक है, इसीलिए जुताई इसलिए सोविंग मीन्स बुआई से पहले आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से उसकी जुताई करनी चाहिए। 6 मिक्स क्रॉपिंग इज़ वेरी इफेक्ट वे टू पेस्ट कंट्रोल फ्रॉम द इंसेक्ट्स इवन सिलेक्शन ऑफ एडिक्ट क्रॉप्स रोटेशन साइकिल आल्सो हेल्प इन पेस्ट कंट्रोल। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मिक्स क्रॉपिंग करनी चाहिए, मतलब मिश्रित फसल लेनी चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छा है। फसल चक्र अपनाना चाहिए जिससे कीड़ों का प्रकोप कम हो सकता है, या पेस्ट कंट्रोल। ओके, एंड एडवाइस, एक सलाह है कि जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं, हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। ये रसायन बहकर मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या पत्तियों तथा फलों की सतह पर जम जाते हैं जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो। अतः जब भी आप अपने घर में फ्रूट वेजिटेबल लेकर आते हैं तो आप उसे अच्छे तरह से धो लें ताकि जो भी आपके पेस्टिसाइड्स हैं वो निकल जाए और आप पर आपके शरीर को बीमार ना करें और आपके शरीर क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। इसके साथ ही आप ये यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पॉइंट करेंगे, 13.3.9 क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। तो यहाँ तक एडवाइस तक हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो, हैव अ नाइस डे।